Hello everyone. So now we will start chapter number 11 Rebels and Raj. So students इससे पहले हमने अपने 10 चैप्टर हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 11th चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है हमारे लिए और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चैप्टर क्या है इस चैप्टर में और हमने क्या क्या इसमें लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है, मेन नेम है जो, वो है रेबल्स एंड राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा कि रिवॉल्ट 1857 क्या है, कि बिकॉज हमने 8th क्लास है जो हमारी 8th क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। हमने सीबीएसई के बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा 8th क्लास में। तो हमें इसके बारे में ऑलरेडी पता है कि 1857 का रिवॉल्ट क्या है और कब हुआ था। ठीक है जी। और ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक तरह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोला जाता है। 1857 का रिवॉल्ट है जो। तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि रेबल कैसे हुआ, क्या क्या सर्कमस्टांसिस थे, जो रिवॉल्ट है वो कैसे हुआ, और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने रूल को और ज़्यादा स्ट्रेंथ कर लिया आफ्टर 1857 के रिवॉल्ट के बाद। जो उनके जो लूज पॉइंट थे, जो कमियां थी उनके रूल में 1957 के रिवॉल्ट के से पहले, उसको उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया और कैसे उसमें सुधार लेके आए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए। सो इस चैप्टर में उनको एक तरह से आगे की गाइडलाइंस मिली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि कौन से जो रिफॉर्म है होने ज़रूरी है। सो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। हम इंट्रोडक्शन में हम इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी कि 1857 revolt in important part of Indian history began as a spurious mutiny of British India Company. It was started in the town of Meerut, later in the erupted in the other mutinies. The major aggressive was happened to present day in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Delhi region. So बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में जो 1857 का रिवॉल्ट है, क्योंकि इसकी जो इसका लिंक है, जो इसका संबंध है, रिलेशन है, वो मेनली सिपियोज से है, सिपियोज की म्यूटनिटी से है। यानी कि जो विद्रोह सिपियोज करते हैं, यानी सोल्जर जो सिपाही हैं उनमें वो विद्रोह करते हैं, उसको म्यूटनिटी बोला जाता है। तो ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में है जो फैला। ठीक है। स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ मेन रीज़न थे जो जहाँ पे ये रिवॉल्ट है जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, फैला। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की टॉपिक। जो हमारा जो मैंने पॉइंट आपको 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट 1857 एंड इट्स पैटर्न। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपने टॉपिक को कि कौन कौन से सीक्वेंस थे, कौन कौन से पैटर्न थे इस रिवॉल्ट के, 1857 के रिवॉल्ट के। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। 10 मई 1857 को क्या हुआ था जी, मेरठ में म्यूटनिटी हुई थी और उसके बाद पूरी कंट्री में है जो ये रिवॉल्ट है जो वो फैल गया था। ठीक है जी। सो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। आपने स्टूडेंट, एक मूवी के ऊपर बनी हुई है 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर, जिसका नाम है मंगल पांडे। सो मंगल पांडे, हम ये बोल सकते हैं मंगल पांडे एक ऐसा पर्सन था जो जिसने स्टार्ट किया था इस रिवॉल्ट की स्टार्टिंग उस पर्सन के साथ हुई थी। क्योंकि जो उस टाइम के जो भी वेपन्स थे, यानी कि जो बॉम्ब वगैरह थे, जिनको चलाने के पहले उसको उसके जो मेन उसका जो ओपनिंग पार्ट होता था उसका, तो उसको मुंह से, यानी कि फेस से कट करना पड़ता था, मुंह से छिलना पड़ता था और उसके बाद उसको है जो गन को अपलोड करके उसको चलाना पड़ता था। सो जब मंगल पांडे वो जहाज जिस चीज़ के वो बने होते थे, वो कारतूस जिस चीज़ के बने होते थे, वो किसके बने होते थे, उसमें काऊ और पिग का है जो मांस, मीट है जो स्किन है जो उसमें मिक्स की जाती थी। और जब मंगल पांडे ने उसको चलाने से मना कर दिया, ठीक है जी, तो
मना करने के बाद फिर उसने जो उनका जो ऑफिसर्स था उसको उसने मार दिया था। तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो 1857 है, जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट होता है 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है जी, मेरठ से ये स्टार्ट होके फिर धीरे धीरे है जो डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के है जो वो स्प्रेड होता है, फैलता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट में हम इसका डिस्कस करते हैं। पॉइंट मैंने आपको बताया कि 1857 10 मई 1857 मेरठ में ये इंसिडेंट है जो वो हुआ था। उसके बाद सिपियोज ने सीज द बेल ऑफ द आर्म एंड प्लंडर द ट्रेजरी, अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। फिर उसके बाद सिपियोज ने क्या किया, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर लिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे है जो स्पियोज ने म्यूटिनिटी है जो स्टार्ट कर दी। स्पियोज देन मार्च टू दिल्ली एंड ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन टू देम। तो उसके बाद जो स्पियोज थे उन्होंने दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से उन्होंने मार्च निकाला मेरठ से और दिल्ली की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मार्च अपना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मिलके ये मार्च है जो ज्वाइन किया। दिल्ली में वो जा रहे थे तो काफ़ी लोग हैं जो उन्होंने उनको ज्वाइन किया। ठीक है जी, उसके बाद फिर बहुत सारे स्पियोज ने जब दिल्ली को पहुंच गए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर है जो उनको अपील की। और बहादुर शाह जफर है जो उस टाइम है जो मुग़ल एम्परर थे, तो उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। बहादुर शाह जफर ने है जो रेड फोर्ट है वहाँ पे भी उन्होंने रिवॉल्ट का जो ऐलान कर दिया। तो उसके बाद लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स रिच बिकम ऑब्जेक्टिव ऑफ रेबल एंगर, देवर देयर हाउसेज लूटेड एंड डिस्ट्रॉय। तो बहुत सारे लोगों को जब ये पता चला कि रिवॉल्ट है स्टार्ट हो चुका है, तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने है जो रिच जो लोग थे उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, म्यूटिनिटी है स्पियोज की टर्न्ड इनटू द रेबलियन, यानी कि जो म्यूटिनिटी थी, जो लूट थी, जो रिवॉल्ट था स्पियोज का, वो एक रेबल बन गया था, रेबलियन बन चुका था। So rebel defied all kinds of authority and hierarchies. Pattern of revolt in every containment followed a similar pattern. There was communication between CPOs, lines of variation containments. So different parts के में जो जब जैसे जैसे कंटेनमेंट जैसे जैसे उनका जो मैसेज है स्प्रेड हो रहा था, तो लोग हैं जो उनके साथ ज्वाइन हो रहे थे और ये मूवमेंट है जो वो स्प्रेड हो रहा था। ठीक है जी, सो इट वॉज डिसाइड द मैटर वुड बी सेटल। पंचायत कंपोज 18 ऑफिसर्स सेलेक्टेड फ्रॉम द ईच रेजिमेंट। चार्ल्स बेल रोट अबाउट द अर्लीस्ट हिस्टोरियन, ही पॉइंटेड दैट द पंचायत असेंबली कानपुर स्पियोज लाइन्स। सो ऐसे हम ये बोल सकते हैं दीज आर द डिफरेंट सीक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट 1857। ठीक है जी, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, मेरठ स्टार्ट हो गई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के काफ़ी पार्ट्स में फैला, फिर मध्य प्रदेश के भी काम पार्ट में है जो धीरे धीरे ये स्प्रेड होता गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द रोल ऑफ रूमर्स एंड प्रोफिकीज ऑफ 1857 के कौन कौन से रूमर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट के रूमर्स क्या थे और रिजल्ट क्या थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो रेबल, ठीक है जी, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हमारा नेचर ऑफ द लीडरशिप एंड सपोर्टर्स। ठीक है जी, लीडरशिप एंड सपोर्टर्स, तो कैसी लीडरशिप थी और कैसे सपोर्टर्स थे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो कानपुर में है जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसको लीड किया, कानपुर में नाना साहिब ने, रानी लक्ष्मीबाई जी ने, उसके बाद बिहार में कंवर सिंह ने जी, अवध में वाजिद अली शाह ने। ठीक है जी, तो लोकल लीडर्स भी इसमें शामिल थे काफ़ी ज़्यादा, शाहमल हो गए, एंड उत्तर प्रदेश में जिनो। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में इसके लीडर थे जिन्होंने इसको मूवमेंट को लीड किया। ठीक है जी, कानपुर में सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव, लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज़ में लीडर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्यों रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी जिस भी अम्पायर का आगे वारिस नहीं है, यानी कि कोई बच्चा नहीं है, तो उसकी जो अम्पायर है ऑटोमेटिकली है जो
वो ब्रिटिश के अंडर हो जाएगी, ब्रिटिश में इंक्लूड हो जाएगी, ब्रिटिश राज में आ जाएगी। तो पेशवा रानी लक्ष्मीबाई जी ने इसके अगेंस्ट है जो रिवॉल्ट किया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड सन है जो वो किंग नहीं बन सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे बोला था। तो उसके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के अगेंस्ट है उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और रानी लक्ष्मीबाई है जो वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है जो बन के सामने आई थी। ठीक है जी। तो इसके अलावा वादिज अली शाह जी हैं जी, उन्होंने अवध में लीड किया था इस मूवमेंट को, तो वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट थे, तो इस वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो दीज आर द लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो ये मेन पर्सन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को है जो काफ़ी लीड किया था। ठीक है जी। तो रूमर्स का क्या क्या थे, रूमर्स की बात करें, रूमर्स क्या थे इस मूवमेंट के। सो रूमर्स and prophecy played an important part moving people in action during the revolt 1857. Their rumors, new cartridges were greased with the cow and pig and polluted the caste. तो रूमर्स ने बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को फैलने में, स्प्रेड होने में हेल्प दी ही। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक रूमर ये था कि जो भी कार्टेजेस यानी जो भी कारतूस यूज़ किए जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें काऊ और पिग का जो है मांस है जो उसमें यूज़ किया जाता है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी चाल है कि वो हमारे कास्ट, हमारे रीजन को पल्यूट करना चाहती है। दैट्स वाई दे वर मिक्सिंग द काऊ एंड पिग मीट इन द कार्टिजेस। सो दैट्स वाई दिस रूमर प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू स्प्रेड द 1857 रिवॉल्ट। अनदर रूमर्स क्या है जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है जी, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे स्प्रेड करना चाहती है। वो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है वो स्प्रेड करना चाहती है और लोगों को क्रिश्चियनिटी में लेके आना चाहती है। तो इस वजह से भी लोगों ने यहाँ पे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। उसके अलावा रूमर क्या था जी, द रूमर अबाउट ब्रिटिश रूल कमिंग एंड एंड द सेंचुरी बैटल ऑफ प्लासी आल्सो रीइंफोर्स द कॉल ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द मास्टर्स। यानी बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के राजा को हरा दिया था। तो इसके बाद है जो एक साइन था कि ब्रिटिश है यहाँ पे अब अपना रूल है जो फिक्स कर लेंगे, अपना परमानेंटली रूल्स है जो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे। ये भी रूमर्स है जो काफ़ी फैला हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम है यूज़ कर रही है। न्यू एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, हमारे यहाँ के जो ओल्ड कस्टम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है जी। तो क्रिश्चियनिटी भी डेवलप हो रही है और उसके साथ इंग्लिश एजुकेशन है जो यानी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है एजुकेशन की, वो भी एक बहुत बड़ा रूमर था इस मूवमेंट को फैलने में। ठीक है जी। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में भी जो जिनके अपने खुद के बेटे नहीं है, सन नहीं है, वो अडॉप्टेड सन को लेके अपना रूल है जो अपना आगे एम्पायर है वो नहीं हैंड ओवर कर सकते। सो दीज आर द रूमर्स टू हेल्प स्प्रेड द मूवमेंट, टू स्प्रेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। तो ये काफ़ी इन रूमर्स ने काफ़ी रोल है जो प्ले किया। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी सब्सिडारी अलाइंस। सो डिफरेंट पार्ट में है जो सब्सिडारी है जो सूबेदारी अलाइंसेस है जो वो बनाई जा रही थी। इट मीन्स के गवर्नमेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी एलीज बना के, अपने अलाइंस बना के आगे अपने रूल को और ज़्यादा है जो स्ट्रेंथ कर रही थी, इस्टेब्लिश कर रही थी। ठीक है जी। इसमें उन्होंने लॉर्ड वेल्सले ने जी, लॉर्ड वेल्सले ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सूबेदारी अलाइंसेस। दोज हु एंटर्ड इनटू सच अलाइंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, द हैड टू रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड थ्रेड ऑफ देयर पावर्स। सो ये सूबेदारी अलाइंसेस का मीनिंग क्या था कि लॉर्ड वेल्सले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये एक तरह से मैसेज दिया था सभी को कि कोई जो भी उनके एली में यानी कि जो भी उनके अलाइंस में शामिल होगा उनको इंटरनल और एक्सटर्नल है जो प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, एक तरह से पॉलिटिक्स खेल रही थी कि जो
उनके आपस में छोटे छोटे राज्य हैं, जो छोटी छोटी अंपायर बनी हुई हैं, वो एक दूसरे को आपस में लड़ेंगी और लड़ने से वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगी, तो हमारी अलाइंस में वो शामिल हो जाएंगी। अगर वो हमारी अलाइंस में शामिल होंगी तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और धीरे धीरे वो उनकी जो अंपायर है वो हमारा ही पार्ट बन जाएगी। इस वजह से उन्होंने लॉर्ड वेल्सले ने ये एक न्यू सिस्टम स्टार्ट करके काफ़ी अंपायर्स हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे जो अंपायर्स थी, छोटे छोटे राज्य थे, प्रोविंसेस थी, उनको ब्रिटिश रूल में है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में है जो शामिल कर लिया। ठीक है जी। सो ये था सूबेदारी अलाइंसेस जो 1979 में 1797 में लॉर्ड वेल्सले ने है जो इसको स्टार्ट किया था। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिसेक्शन ऑफ अवध। ठीक है जी। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सूबेदार अलाइंसेस, इस अलाइंस के थ्रू उन्होंने अवध को एनेक्सेस कर लिया, यानी कि अपने रूल में, अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है जी। तो अवध है जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था, प्रोविंसेस थी उस टाइम की, जहाँ के रूलर थे वाजिद अली शाह, उनके साथ है जो उन्होंने एक अलाइंस बना लिया। ठीक है। डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम अ चेरी विल ड्रॉप इनटू द माउथ वन डे। तो डलहौजी ने ये बोला था, अगर अवध हमारे पास आ जाता है तो एक ऐसे बोल सकते हैं कि चेरी का ड्रॉप है, एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगा। तो ये एक बात बोली थी। अवध वॉज फॉर्मली एनेक्टेड इन द ब्रिटिश एम्पायर 1856 बाय द लॉर्ड डलहौजी। द कंक्यूज्ड happened in the stages of the alliances had been imposed अवध in 1801। ठीक है जी। सो धीरे धीरे उन्होंने अपने एरिया में इसको शामिल कर लिया अवध को। 1801 में उन्होंने सूबेदार अलाइंसेस वहाँ पे बनाया था और बाद में 1856 आते थे लॉर्ड डलहौजी हैं जो उन्होंने यहाँ पे है जो अपना अवध को ब्रिटिश रूल में है जो ब्रिटिश राज्य में है जो वो शामिल कर लिया था। ठीक है जी। तो हम ये बोल सकते हैं ब्रिटिश वर कीन एक्वायर अवध एज अ सॉइल वाज गुड ग्रोइंग इंडिगो कॉटन एंड आइडली लोकेटेड फॉर ट्रेड। तो अवध को अपने रूल में, अपनी एम्पायर में शामिल करने का सबसे बड़ा उनको फ़ायदा ये था कि जो अवध है वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी थी, यानी कि प्रोडक्टिव सॉइल थी, जहाँ पे इजीली वहाँ पे वो इंडिगो को प्रोड्यूस कर सकते थे और ट्रेड के लिए बहुत है जो आइडियल लोकेशन थी अवध की। राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिप्लेसमेंट नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के रूलर थे, उनकी जगह उनको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है जी। उनको वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पे ब्रिटिश राज्य है जो वो है इस्टेब्लिश कर लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ तलुकदार। सो एनेक्सेशन ऑफ अवध displaced not only the Nawab but also Talukdar. The countryside Awadh had been many states have fort of Talukdar. They held power for generation under the Nawab. Talukdar enjoyed a fair degree of autonomy and तो जब अवध को अंडर कर लिया, अपने रूल के अंडर कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो तलुकदार को भी वहाँ पे से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो तलुकदार थे वो बहुत पावरफुल पर्सन होते थे अंडर द नवाब के अंडर वो बहुत पावर है जो एंजॉय करते थे। एक तरह से वो ज़मींदार सिस्टम, यानी कि ज़मींदार थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, पीजेंट उनके अंडर वर्क करते थे। तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अवध अंडर करने के बाद क्यों बहुत ज़्यादा पावर थी तलुकदार की, तो तलुकदार को की पावर उन्होंने छीनी थी, उनको पावरलेस करना था। इस वजह से उन्होंने तलुकदार को भी रिप्लेस करके वहाँ पे अपने ऑफिसर्स हैं जो उनको रिक्रूट कर दिया गया और जो सारे सिस्टम को देखते थे और सिस्टम को बनाते थे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने हाफ पोर्शन है इस चैप्टर का जो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है चैप्टर का वो हम कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।